Hello guys, welcome to Current Affairs Funda. My name is Manvi. Hope you all are fine and preparing well for ESIC UTC examination. Guys, आज के सेशन में हम ESIC UTC एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं ताकि हम इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ठीक है, अब गाइस हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 फेज़ में कंप्लीट होना है। फर्स्ट फेज़ इसका प्री एग्जामिनेशन है। इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, जिसका मतलब ये है कि इसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क के होंगे। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो आपको +1 मार्क मिलेगा और कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपका 0.25 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा एग्जाम सॉल्व करने के लिए 1 आवर का टाइम मिलेगा। और मेंस एग्जामिनेशन में देखें तो मेंस एग्जाम में भी रीजनिंग आएगी, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 50 रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, सेम जैसे फेज़ 1 में थी, और इसमें आपको टाइम 2 आवर्स का मिलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रीजनिंग के मार्क्स प्री एग्जामिनेशन में जो हैं वो प्री एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन मार्क्स 50 ही रहेंगे, और मेंस में 50 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स इसमें 50 ही रहेंगे। ठीक है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा फेज़ 3। इस तरीके से ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में कंप्लीट होगा, जिसमें रीजनिंग जो है वो 2 फेजेस में आएगी, फेज़ 1 में आएगी और फेज़ 2 में आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रीजनिंग के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। तो मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं रीजनिंग के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें एनालॉजी और सीरीज कंप्लीशन, इसमें क्या होता है, ये टॉपिक है, इससे लगभग 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इनइक्वालिटी, स्लॉगिस, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और अगर ये एग्ज़ाम काफ़ी शिफ्ट में होता है तो शिफ्ट वाइज ही वेरी करता है कि कभी कभी किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी 2 मार्क्स की आ जाती है, किसी शिफ्ट में 3 मार्क की आ गई। ऐसे स्लॉग्स भी कभी 3 मार्क की आ गए या 5 मार्क की आ गए, तो ये वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है रीजनिंग के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये भी कम से कम 3 मार्क का तो आ ही जाता है, 3 to 5 मार्क्स कैरी करता है ये टॉपिक भी। उसके बाद क्लासिफिकेशन, इसके 2 मार्क के क्वेश्चन या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस में भी क्वेश्चन 5 मार्क का आ जाता है। इसमें ये 3 टाइप के होते हैं, इसमें या तो अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी होती है हमें, या फिर कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे होते हैं जिसको हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है जिसमें नंबर्स दे रखे होते हैं या फिर नंबर का सेट दे रखा होता है और उसको हमें सॉल्व करना रहता है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में मिक्स होता है, कुछ सिंबल्स दे रखे होते हैं, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, और हमें उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन क्या है हमारा, इस रीजनिंग के लिए मेन वेटेज रहता है पजल का, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पजल्स के ही होते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन के लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोरेंट डिकोडिंग के भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्ड सीक्वेंस का 1 क्वेश्चन आ जाता है। मिसिंग कैरेक्टर का भी 1 क्वेश्चन होता है। ऑर्डर रैंकिंग के कभी कभी 2 भी आ जाते हैं या 1 क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको गाइस बता दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए सीक्वेंस वाइज सारे कोर्सेज लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अब गाइस हम देखते हैं कि पजल्स के लिए, पजल्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने हैं। तो हम आगे देखेंगे पजल्स की क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस टाइप्स की पजल्स होती हैं जो हमें कवर करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आती है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पर्सन्स हमें गिवन होते हैं, एक सर्कल में सिटिंग होते हैं, या तो वो इनसाइड फेस कर रहे होते हैं सारे, या सारे आउटसाइड फेस कर रहे होते हैं, या फिर मिक्स भी होता है कि कोई इनसाइड फेस कर रहा है कोई आउटसाइड फेस करना है
कर रहा है तो हमें उसको डेटा को पढ़कर हमें पजल को सॉल्व करना होता है। फिर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल के बाद, तो हमें वो सॉल्व करने होते हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में पर्सन्स रेक्टेंगुलर में बैठे होते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। कुछ पर्सन्स कॉर्नर पे होते हैं, कुछ साइड पर बैठे होते हैं और इनसाइड फेस करते हैं, कभी आउटसाइड फेस करते हैं, तो हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। अगर हम बात करें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, तो इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं जो एक लाइन में बैठे होते हैं, नॉर्थ फेस करते हैं या फिर साउथ फेस करते हैं, या फिर दे रखा होता है कि दोनों का भी, कोई नॉर्थ फेस कर रहा है कोई साउथ फेस कर रहा है, तो हमें ऐसा भी दे रखा होता है। फिर आता है ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग। इसमें जो पर्सन सिटिंग में होते हैं, चाहे वो सिटिंग कैसे भी हो सकती है, सर्कुलर सिटिंग भी हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर सिटिंग भी हो सकती है, और उन सब पर्सन्स का आपस में रिलेशन भी दे रखा होता है, तो हमें उस टाइप की पजल्स को भी सॉल्व करना होता है। मंथ ईयर बेस्ड पजल क्या होती है, इसमें पर्सन्स का हमें डेटा दे रखा होता है। ईयर, एक साल में जितने कुछ मंथ्स हैं उनका डेटा दे दिया कि इनकी बर्थडे होती है इस मंथ में, या फिर ये लोग कहीं घूमने जाते हैं। इस तरीके से हमें एक साल में जो मंथ्स हैं उस पर बेस दे रखा होता है, या फिर हमें उनका ईयर वाइज हमें डेटा दे रखा होता है एज का या फिर कुछ भी, तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको सॉल्व करके। फिर आता है फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल। इसमें कुछ पर्सन्स एक बिल्डिंग में कुछ फ्लैट पर रह रहे होते हैं और उनको उसके बाद उनका फ्लोर भी दे रखा होता है, तो हमें उसको सॉल्व करना होता है। बॉक्स बेस्ड पजल में हमें कुछ बॉक्सेस को सिक्वेंस वाइज सॉल्व करना होता है। फिर अगर हम बात करें रैंक बेस्ड पजल की, तो रैंक बेस्ड मतलब हमें पर्सन्स की एज, हाइट या फिर वेट के अकॉर्डिंग उनको रैंक वाइज एडजस्ट करना होता है। फिर अगर हम बात करें वीक डेज बेस पजल की, तो इसमें पर्सन्स जैसे वीक में संडे मंडे ट्यूसडे इस टाइप से पर्सन्स का डेटा सॉल्व करना होता है। फिर आती है नेक्स्ट सिटी पर्सन बेस्ड पजल। ये इस पजल को हम कैटेगरी बेस्ड पजल भी बोलते हैं, और ये पजल में पर्सन्स का सिटी बिलोंगिंग दे रखी होती है कि वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वो किस सिटी को लाइक करते हैं या वो किस सिटी में जाते हैं, तो हमें उस पजल को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। आगे हम इन सारी पजल्स के टाइप मैं यूट्यूब पे लेकर आने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग इस टाइप की पजल्स ही सॉल्व करेंगे। फिर आता है पैरेलल रो बेस्ड पजल। इसमें भी कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, पैरेलल रोज दे रखी होती है हमको 2, और ये पर्सन्स इस तरीके से 5 पर्सन्स या 6 पर्सन एक रो में होते हैं और ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं या फिर नहीं भी कर रहे होते हैं, तो हमें डेटा दे रखा होता है, इसके अकॉर्डिंग हम ये सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा इससे कि हमें रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और रीजनिंग में जो पजल क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। आगे हम देखते हैं, हम इसके बाद एक पजल को सॉल्व करेंगे। ये जो पजल है ये वीक डेज पजल है, जो मैंने आपको यहाँ बताई वीक बेस्ड पजल, इस पर बेस्ड एक पजल है जो हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ गेम्स, या 7 तरीके के गेम हैं JKLMNOP, जो कि वीक डेज पर प्ले किए जाते हैं, और फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब ये है कि वीक जो है मंडे को स्टार्ट हो रहा है और संडे तक चल रहा है, मंडे टू संडे। आगे हमें दे रखा है, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी पजल की कि 7 पर्सन्स हैं और जो वीक डेज में 7 गेम्स हैं जो वीक डेज में प्ले किए जाते हैं। ठीक है, आगे हमें दे रखा है, आगे यहाँ से जो दे रखा है एल मैंने आगे लिख दिया, तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब हमें बोल दिया था कि वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब हमें जो दे रखा होगा डेटा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एल इज प्लेड ऑन थर्सडे, तो हमें ये दे रखा है कि एल थर्सडे को प्ले किया जाता है, एल गेम, तो हमने लिख दिया थर्सडे पे एल गेम प्ले किया जाता है। ठीक है, फिर लिखा है 2 गेम्स आर प्लेड बिटवीन एल एंड एन, 2 गेम खेले जाते हैं एल और एन के बीच में, इसको भी लिख लेते हैं। तो देखो हो सकता है कि एल तो थर्सडे फिक्स है, लेकिन हो सकता है कि एन जो है वो 2 गैप के बाद ऊपर मंडे को हो, या फिर हो सकता है कि जो एन है वो सैटरडे नहीं संडे पर हो। 2 गेम इसके बीच में खेले जाते हैं, तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो हमें दोनों को लेके चलेंगे। एल यहाँ पे हमने मान लिया, या फिर संडे को होगा एन। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है ओनली 1 गेम इज प्लेड बिटवीन
जे एंड के। अब देखो हमें जे और के दोनों में से कोई भी नहीं पता कि कहाँ पर है, क्योंकि हमें ना तो जे पता है ना के। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे सिंपल से कि जे और के बीच में केवल एक ही गेम प्ले किया जाता है। ठीक है, हमने लिख लिया। आगे दे रखा है हमको कि जे इज़ नॉट प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द गेम एल इज प्लेड। जे जो है एल के ना तो इमीडिएटली बाद में आता है ना ही इमीडिएटली पहले आता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हमें एल का तो पता है कि एल थर्सडे को है, तो एल से पहले जे नहीं है और एल के बाद जे नहीं है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जे ना तो वेंसडे पर होगा और जे ना तो फ्राइडे पर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा। उसके बाद हमसे बोला गया है गेम पी इज इमीडिएटली बिफोर द डे विच गेम एम इज प्लेड। जो गेम पी है वो इमीडिएटली बिफोर है गेम एम के। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर लिख लेंगे। हमने लिख लिया कि P इमीडिएटली बिफोर है M के, इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, लास्ट लाइन लिखी हुई है कि K इज नॉट प्लेड आफ्टर गेम O। O के बाद K प्ले नहीं किया जाता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि O के बाद K प्ले नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बस हमें ये 3 कंडीशन इसमें सेट करनी है, फिर हमारी पजल सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले जे को सॉल्व करें क्योंकि हमें ये पता है कि जे वेंसडे और फ्राइडे को नहीं होता है, तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं जे कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट केस में देखें, ये 2 केस हैं, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। फर्स्ट केस में देखते हैं तो अगर जे हम ट्यूसडे पर रखेंगे तो 1 गैप के बाद के यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से एल है, और जे हमको पहले बोला गया कि वेंसडे तो होना ही नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता जे, ना ट्यूसडे को ना वेंसडे को। फ्राइडे चेक करते हैं, फ्राइडे को भी मना कर रखा है कि जे नहीं आना है। अब हम सैटरडे चेक करेंगे। सैटरडे को अगर हम जे यहाँ पर लेते हैं तो जे के 1 गैप के बाद यहाँ पर हमें एल दे रखा है, नहीं आ सकता, मतलब केवल एक ही जगह बचती है जे आने की, या संडे की। संडे पे जे आ सकता है, तो एक गैप के बाद हमारा के कहाँ आ गया, फ्राइडे को। ठीक है, अब आगे हम देखें यहाँ पर सेकंड केस में, तो अगर यहाँ पर जे मंडे को आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, जे आ गया, एक गैप के बाद के आ गया। यहाँ पर तो वैसे भी नहीं आ सकता था क्योंकि अगर हम जे यहाँ लेते तो एक गैप के बाद के यहाँ पर आ नहीं पाता। वेंसडे फ्राइडे पहले ही मना कर रखा है। सैटरडे लेते तो सैटरडे से एक गैप के बाद यहाँ पर आता नहीं, पहले से एल है और कोई जगह यहाँ थी नहीं। तो हमने ये जो कंडीशन थी जे और के वाली, ये हमने नोट डाउन कर ली। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचता है, पी और एम को साथ में आना है। लगा दो पी और एम। केवल फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो पी और एम जो है वो ट्यूसडे और वेंसडे को ही आ सकता है क्योंकि 2 जगह यहीं पर ही एक साथ ब्लैंक दे रखी हैं। इसमें देखिए तो फ्राइडे और सैटरडे को आ सकता है पी और एम, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आएगा। अब लास्ट बचता है हमारे पास ओ। हम ओ को यहाँ फर्स्ट केस में ओ सैटरडे पर आ जाएगा और सेकंड केस में ओ ट्यूसडे पे आ जाएगा। ठीक है, हमने ये कंडीशन तो सेट कर दी है। लास्ट कंडीशन बची है कि ओ के बाद के नहीं आएगा। अब आप देखो, सेकंड केस में ओ के बाद ही के आ रहा है जो कि गलत है। इसका मतलब सेकंड केस हमारा गलत हो जाता है। फर्स्ट केस में देखें तो के ओ से पहले आ रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा NPMLKOJ। वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे टू और एंड हो रहा है संडे पर। ठीक है, तो ये हमारी पजल यहाँ पर सॉल्व हो गई। इस तरीके से हम ये पजल्स को सॉल्व करते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे इस तरीके से देखते हैं, विच गेम इज प्लेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कौन सा गेम प्ले किया जाता है, तो फ्राइडे को हमें पता है कि के प्ले किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी गेम्स आर प्लेड बिटवीन एम और एंड ओ। एम और ओ के बीच कितने गेम प्ले किए जाते हैं, तो एम और ओ के बीच 1 और 2 गेम प्ले किए जाते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से ये पजल सॉल्व की जाती हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब ये क्वेश्चन है लास्ट कोरेंट डिकोडिंग का, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। और आप गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा के नाम से। और गाइस इसके बाद मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ESIC के, जो पूरे क्वेश्चन रीजनिंग के जो फेज़ 1 में आते हैं 25 क्वेश्चंस। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है या किस टाइप की पजल्स को आप सॉल्व करना चाहते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं सेशन को एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।